हेलो हाय, नमस्कार। आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। यह तस्वीरें पीपलडिंग गांव की हैं, जो वहां का प्राथमिक विद्यालय है। उसकी यह तस्वीरें आप तक सीधे हम पहुंचा रहे हैं। जो पूरा भवन है वह जर्जर हो चुका है, बड़ी बड़ी वहां दरारें आ चुकी हैं और उसी विद्यालय में अभी भी बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और आजकल बरसातों के दिन चल रहे हैं। इस स्थिति में अगर वह भवन टूटता है, अगर गलती से उस समय वहां बच्चे होते हैं, कोई दुर्घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यह संभावनाएं हैं, अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम हमेशा हादसे होने के बाद ही क्यों जागते हैं? जहां हादसे होने की संभावनाएं होती हैं, हम उस चीज को क्यों नहीं सुधारते? आज बात इस पे की जानी चाहिए। यह तस्वीरें हमें पीपलडिंग से ही मिली हैं। यह वहां का प्राथमिक विद्यालय है और सालों पुराना विद्यालय है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्थिति आप देखिए कि बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जर्जर स्थिति में यह भवन है, लेकिन यहाँ बच्चे इसी छत के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। पीपलडिंग पार्टी तहसील का एक दूरस्थ क्षेत्र है। मात्र 2 विधानसभा वाला चंपावत जिला, उसका लोहाघाट विधानसभा का यह एक महत्वपूर्ण गांव है, सीमावर्ती गांव है। लेकिन यहाँ के बच्चे ऐसे मतलब टूटे हुए, और जिसकी छत टूटी हुई है, दरारें पड़ चुकी हैं, उसके नीचे पड़ने के लिए मजबूर हैं। यह अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। इसी विषय में हम बात करते हैं। वहां के रहने वाले हमारे स्थानीय एक वहां के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ सूरज भाई हमारे साथ लाइन में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी बहुत बहुत आभार आपका। जो आज आपने एक मुद्दा उठाया अपने क्षेत्र का, जो प्राइमरी स्कूल आपके वहाँ खस्ता हालत में है और जो टूटने की स्थिति में है, जी सर। तो आप इसके बारे में बताइए, ये कितने समय से ऐसा ही है और अभी तक क्या हो रहा है इसमें? सर इस विद्यालय का निर्माण 2004 में हुआ था। 2004 में विद्यालय भवन बना था। तब से लेकर आज तक मैं तो इस बरसात में मैंने देखा कि उतनी सारी दरारें पड़ी हुई है। वो एक दिन में तो बनी नहीं होगी। वो सारी दरारें जो है पहले से ही भवन जर्जर अवस्था में था। इस बात का विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब भवन इतनी क्षीण अवस्था में है कि अगर हम उसमें जबरदस्ती बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो कल के दिन कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और बच्चों की जान को खतरा है। जो आपने मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा है, उसमें आपने लिखा है कि नए भवन नहीं बनने तक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। क्या कहीं नया भवन बनने का काम चला है या अभी तक नहीं चला है? सर देखिए, जब मेरे पास ये सूचना आई थी कि भवन इतनी जर्जर अवस्था में है, मैंने उसकी एक कंप्लेन 14 तारीख को बनाई थी। सीएम हेल्पलाइन में डाली है वो कंप्लेन। अभी ओपन है, वो अभी चल रही है, वो प्रोसेस में है। अच्छा। जब तक वो कंप्लेन कंप्लीट नहीं होती है तो उसमें भी मेरी मांग यही रहेगी कि अगर मेरे को किसी भी अधिकारी का कॉल आता है, मेरी उसमें भी मांग यही रहेगी कि जब तक का नया भवन हमारे विद्यालय का नहीं बन जाता है तब तक का उनका अस्थायी समाधान निकाला जाए, क्योंकि शिक्षा रोकी नहीं जानी चाहिए किसी भी बच्चे की। जी बिल्कुल। तो उसके लिए मेरी नजरों में वहाँ जैसे एक आंगनबाड़ी का केंद्र है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और दूसरा ग्राम पंचायत का भवन उसके लिए ऑप्शन हो सकता है। विकल्प के तौर पर मैंने ये बात रखी और शायद इस पे कार्यवाही चल भी रही है। और जब तक का हमारा विद्यालय का नया भवन नहीं बन जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन या हमारी ये मांग जारी रहेगी आगे को। जी बिल्कुल। अगर मैं ठीक हूँ तो आपका गांव है पीपलडिंग, पोस्ट ऑफिस तिमला, तहसील पाटी और जिला चंपावत। जी जी। तो आपके जो ये स्कूल की हालत है, वहाँ पर बैठने के लिए तो बहुत बड़ा संकट है। पहाड़ों में आजकल बारिश इतनी बहुत ज्यादा है और कोई बिल्कुल उसमें बच्चा पढ़ता है तो जान का किसी नुकसान भी हो बच्चे सकता को है। बिल्कुल जान का नुकसान है ही। उसमें किसी भी बच्चे को जबरदस्ती बैठाया नहीं जाना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपदा प्रबंधन से जो पैसा आया आज तक, जो शिक्षा विभाग से जो पैसा आज तक विद्यालयों के लिए मिला, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो विद्यालय अछूता क्यों रह गया आज? क्या उसकी हालत एक दिन में तो हुई नहीं है? इसी बरसात की बात तो है नहीं, इसी बरसात में तो उसकी हालत हुई नहीं है। पहले भी उसकी हालत बहुत जर्जर ही थी। अभी तो उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब उसमें जबरदस्ती किसी बच्चे को बैठाना या वहां पर कक्षा चलाना किसी बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ करना होगा। जी बिल्कुल। कल के दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जो ये विद्यालय है, इसमें लगभग कितने बच्चे पढ़ते होंगे इसमें? इसमें लगभग 8 से 10 बच्चे पढ़ते हैं इस समय, 1 से 5 तक की कक्षा में। अच्छा जी। जो यह स्कूल है, तो आपने वहाँ के प्रधानाचार्य से कभी जानने की कोशिश की कि क्या कभी आपने कोशिश की इसे उच्च अधिकारियों तक बताने की कि यह स्कूल आपका जर्जर हो चुका है?
देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात कुछ दिन पहले ही आई। 14 तारीख को जब मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की है, उससे पहले ही प्रधान जी ने कुछ वीडियोज वगैरह लगाए थे, स्टेटस में फोटोज वगैरह लगाए थे, उसके बाद ही मेरे संज्ञान में ये बात आई। बाकी प्रधान जी ने उसके बाद इसकी कंप्लेन वगैरह अपने स्तर से कर दी थी, उनने अपने स्तर से इसकी कार्यवाही की। मेरे संज्ञान में ये बात आने के बाद मैंने इसकी एक रिपोर्ट सीएम हेल्पलाइन में डाल रखी है, कंप्लेन कर रखी है वहाँ पर। और हमारी मांग यही है कि जब तक का विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता है, वहाँ पर विद्यालय की बिल्डिंग जो तैयार नहीं हो जाती है, तब तक बच्चों को किसी वैकल्पिक व्यवस्था करके उस स्थान पर पढ़ाया जाए, जैसे ग्राम पंचायत का भवन या आंगनबाड़ी का केंद्र, उसका ऑप्शन हो सकता है। और उसके बाद भी जल्दी से जल्द वहाँ पे उस विद्यालय को सुधारा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार सभी के पास है और शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। अगर इस स्थिति में कुछ भी होता है, अनहोनी होती है, तो फिर तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया, आज उठा रहे हैं। जो पहले मुद्दे उठाए जाते हैं, आपको लगता है कि इन पे ज्यादा अमल किया जाता है या कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करने की कोशिश की जाती है? जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 2004 में वो बिल्डिंग बन रखी है, उसके बाद उसके मुद्दे उठते रहे होंगे, क्योंकि वहाँ काम होते रहता है। कभी चार दीवारी बनती है, कभी वहाँ पर नया आंगनबाड़ी भवन बना है, तो विद्यालय की स्थिति से सभी वाकिफ होंगे। इसमें केवल जो शिक्षा विभाग है वही आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, अभी भी बच्चों के जान से खिलवाड़ कर रहा है। आज की डेट में भी, आज इतने दिन हो चुके हैं, कोई वहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं हो रखी है अभी तक कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था का समाधान किया गया हो। जी बिल्कुल, आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। पर तो आप यह मामला पूरा समझ गए होंगे। अब सवाल यह उठता है, जो राज्य अपने शिक्षा के लिए जाना जाता था, वह धीरे धीरे शिक्षा के लिए कैसे पिछड़ रहा है? वहाँ के जो प्राथमिक स्कूल हैं, वह ऐसी स्थिति में क्यों जा रहे हैं? प्राथमिक ही नहीं, अनेक जूनियर स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक के स्कूल आज उत्तराखंड में जर्जर स्थिति में हैं। उनका पुनर्निर्माण नहीं होता है और वहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं, वह किसी पार्टी का झंडा उठाने में इतने मगन रहते हैं कि अपने ही क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं जैसे कि हॉस्पिटल और शिक्षा, इनसे ही अपने ही लोगों को, जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं को वंचित रखते हैं। और हम फिर भी उन्हीं की बातों में आकर उनकी ही जय जयकार किया करते हैं। हम अपने आप के अधिकारों के लिए कब जागेंगे? यह सवाल कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर लोग आज भी अपने जाति या अपने क्षेत्र के उस व्यक्ति को चुनते हैं जो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता है, काम बहुत कम ही अच्छे करता है। जरूरत है हमें उत्तराखंड में अच्छे विकास करने वाले, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने की, जो आपकी आवाज ऊपर तक ले जाए, क्योंकि किसी भी राज्य के पास आज के वक्त में पैसे की कमी नहीं है, बस जरूरत है उस पैसे को सही जगह पर, सही समय पर खर्च करने की। मैं अगर इस स्कूल में अगर कुछ होता है तो यहाँ कल 50 लोग चले जाएंगे वहां पर अपनी बात रखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन हम ऐसे हादसों को होने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, यह सवाल किया जाना चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके आसपास भी अगर कोई स्कूल ऐसी जर्जर स्थिति में है, कोई हॉस्पिटल इस स्थिति में है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी बता सकते हैं, हम आपकी खबर भी चलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।